हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग और एक चैप्टर शुरू करने जा रहा है। ये बहुत ही फेमस चैप्टर है। नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कॉमनली नोन एज जीएफआर। ओके, सो जीएफआर हम लोग बोलते रहते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने जा रहा है, पहले हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ जीएफआर, उसके बाद देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। अब ये जो रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर ना, रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में बहुत सारा मैकेनिज्म है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। सो ये ऑटो रेगुलेशन का मीनिंग क्या है, कैसे ऑटो रेगुलेशन होता है, ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और सबसे लास्ट में क्या देखेंगे कि वेरियस वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड वेसोडायलेटर। ओके, जिसका एक लिस्ट दिखाएंगे, वो कंस्ट्रिक्टर एंड वेसोडायलेटर वो कैसे आपको जीएफआर को रेगुलेट करते हैं, ये भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। एंड एट द एंड हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज देख लेंगे इस चैप्टर रिलेटेड। सो ये हमारा प्लान है। सो पहला जो टॉपिक है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द जीएफआर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी सीख चुका है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर जो था उसमें क्या क्या कंपोनेंट था, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर आपको जरूरी होगा। ठीक है, सो ये सिमिलर काइंड ऑफ डायग्राम जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ये हमारा आफरेंट आर्टरियोल, ये हमारा इफरेंट आर्टरियोल, एंड इन बिटवीन आफरेंट एंड इफरेंट के बीच में ये हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, राइट। सो मल्टीपल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ पे। ओके, और बाहर ही आपको बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है। सो ये जो आफरेंट आर्टरियोल होता है, आफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड आएगा कैपिलरी के अंदर एंड देन ब्लड से फिल्ट्रेशन होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर लिया। फिल्ट्रेशन बेसिकली ब्लड से नहीं होता है, प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन होता है। क्योंकि जो सेल्स कंपोनेंट ऑफ द ब्लड होता है ना, उसका तो बिल्कुल फिल्ट्रेशन नहीं होगा बिकॉज बहुत ही बड़ा साइज होता है। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि रीनल प्लाज्मा फ्लो जब कैपिलरी के अंदर आएगा तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। तो ये फिल्ट्रेशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी होगा। सो जब भी रीनल प्लाज्मा फ्लो होके ये कैपिलरी के अंदर आएगा ना, तो वो रीनल प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा मतलब मैक्सिमम उसमें वाटर कंपोनेंट होता है। तो वाटर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा में वाटर होने के कारण एक प्रेशर होता है। ओके, जब भी कोई कैपिलरी में कोई वाटर होगा तो उसके अंदर प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर का हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका हम लोग पी देकर डिनोट करते हैं, पी। सो पी फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड मैंने छोटा सा सी दे दिया, सी स्टैंड फॉर कैपिलरी। सो कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको मैंने पी सी दे दिया। ठीक है, और क्या होगा, जो बोमेंस कैप्सूल है ना, तो बोमेंस कैप्सूल में भी तो फ्लूइड होगा ना, क्योंकि कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है। तो बोमेंस कैप्सूल में भी कुछ कुछ ना कुछ फ्लूइड अमाउंट तो होगा। तो जब भी कोई फ्लूइड होगा उसके लिए भी प्रेशर होगा। तो जैसे हम लोग कैपिलरी में देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, जिसको मैंने पीबी देकर डिनोट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर ना प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन के कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसका हम लोग कॉलोइडिक ऑस्मोटिक प्रेशर, और अच्छे से हम लोग बोलते हैं उसको ऑन्कोटिक प्रेशर। तो जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा ना प्लाज्मा प्रोटीन के कारण, तो कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर, सपोज दिस इज पाई, पाई देकर हम लोग ऑन्कोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। सो कैपिलरी के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा पाई सी, एंड बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रोटीन होने के कारण जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा उसका हम लोग बोलेंगे पाई बी। तो ये जो चार फोर्सेस हम लोग अभी डिस्कस किया ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर एंड बोमेंस कैप्सूल, ऑन्कोटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर एंड बोमेंस कैप्सूल, ये चारों फैक्टर मिलके डिटरमाइन करेगा कितना फोर्स में फिल्ट्रेशन होने वाला है, ये चारों। तो ये चारों फैक्टर कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसको सीखने के लिए ना हम लोग को एक लॉ सीखना होगा, एक फोर्स सीखना होगा, जिसका नाम होता है स्टार्लिंग फोर्सेस और स्टार्लिंग लॉ। सो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हम लोग पहले सीखे थे। अब स्टार्लिंग फोर्सेस क्या होता है कि बॉडी में जो भी कैपिलरीज हमारा होता है ना, उस कैपिलरी में ये स्टार्लिंग फोर्स अप्लाई होगा। स्टार्लिंग फोर्सेस जो फॉर्मूला लिखेंगे, ये कुछ भी कैपिलरी, कोई भी कैपिलरी आप ले लो, उस कैपिलरी में अप्लाई होगा। सो मान लो ये कैपिलरी मैंने लिया। ओके, सो कैपिलरी के बाहर क्या होगा, कैपिलरी के बाहर टिश्यू स्पेस होगा, एंड ये हमारा कैपिलरी जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है। सो जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया कि जब भी ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड में भी जो प्लाज्मा होगा उसके कारण प्रेशर होगा। इसको यहाँ पे लिखा है कि कैपिलरी प्रेशर। सो कैपिलरी प्रेशर मीन्स बेसिकली ये हमारा कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी तो वाटर होगा ना, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर होने के कारण जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा उसका हम लोग पी बी नहीं देके इसको पी टी दे देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। सो इसका हम लोग नाम देते हैं पी टी, टी फॉर टिश्यू। सो एक तो हो गया कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक हो गया टिश्यू के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो मैंने पहले आपको बोला ये पी देके हम लोग कौन सा प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, वाटर कंपोनेंट होने के कारण जो प्रेशर उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों का डायरेक्शन देखो। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी क्या कर रहा है कि
वाटर को, फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर भेजने का कोशिश कर रहे हैं, कैपिलरी से टिश्यू में भेजने का कोशिश कर रहे हैं, आउटवर्ड फोर्स। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या कर रहा है कि फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर डालने का कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली ये दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में काम कर रहे हैं। सो आपका जो बॉटम लाइन होगा कि ये जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पुशिंग फोर्स। ये क्या करेगा, फ्लूइड को दूसरे कंपार्टमेंट में भेजने का कोशिश करेगा, पुशिंग फोर्स। ठीक है, अब आ जाओ ऑन्कोटिक प्रेशर। सो यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका नाम हम लोग दिए थे कि इसका ही नाम होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। पाई कैपिलरी के अंदर होगा तो पाई सी बोलेंगे, एंड टिश्यू फ्लूइड में जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा उसको पाई टी बोलेंगे। इसको सी तो नहीं बोलेंगे, इसको पाई टी नाम दे दिया। ठीक है, सो आप देखो ये जो पाई सी, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन देखो, ये क्या कर रहा है कि फ्लूइड को टिश्यू स्पेस से कैपिलरी के अंदर डालने का कोशिश कर रहा है। मीन्स ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई देके डिनोट किया, ये ऑन्कोटिक प्रेशर इज ए काइंड ऑफ रिटेनिंग फोर्स। मीन्स ये वाटर को सेम कंपार्टमेंट में होल्ड करके, पकड़ के रखने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको छोड़ेगा नहीं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उल्टा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा था, वो बाहर भेजने का कोशिश कर रहा था। ऑन्कोटिक प्रेशर फ्लूइड को अपने डायरेक्शन में लेके आने का कोशिश कर रहा है। ओके, मीन्स उसको होल्ड करके रखने का कोशिश कर रहे हैं। सो ऑन्कोटिक प्रेशर जो कैपिलरी में होगा वो फ्लूइड को कैपिलरी में रखने का कोशिश करेगा, मतलब कि बाहर का फ्लूइड को अंदर लेने का कोशिश करेगा, टिश्यू स्पेस से कैपिलरी के अंदर लेने का कोशिश करेगा। एंड ऑन्कोटिक प्रेशर जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा उसका भी सेम होगा कि ये फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस में ही रखने का कोशिश करेगा। मीन्स ये एज इफ कैपिलरी से फ्लूइड को खींच के लेने का कोशिश करेगा। सो जब भी हम बोले कि अभी ये तो आपने चारों फोर्सेस सीख लिया, अभी मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि कैपिलरी से टिश्यू के डायरेक्शन में नेट प्रेशर और नेट फोर्स कितना होगा, ये कैलकुलेट करके देखा। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट फिल्ट्रेशन फोर्सेस, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर विल बी इक्वल टू पीसी माइनस पीटी। ओके, कैपिलरी का फोर्स बाहर भेजने का कोशिश करे, टिश्यूज को अपोज करने का कोशिश करे, ठीक है, प्लस पाई टी बाहर भेजने का कोशिश कर रहे हैं एंड पाई सी उसको अपोज कर रहे हैं। सो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा ना आपके सामने, ये जो फॉर्मूला, दिस इज नोन एज द स्टार्लिंग फोर्सेस फॉर्मूला। ठीक है, सो नेट फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला, कैपिलरी लेवल पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस फॉर नेट फोर्स कैलकुलेशन और नेट प्रेशर कैलकुलेशन। ठीक है, सो ये नेट प्रेशर जब भी ये पॉजिटिव होगा उसका मीनिंग होगा कैपिलरी से फ्लूइड बाहर जाएगा, मीन्स टिश्यू में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड आ जाएगा, इडिमा हो सकता है। एंड ये नेट फिल्ट्रेशन फोर्स जब नेगेटिव होगा उसका मीनिंग होगा कि ये फ्लूइड टिश्यू स्पेस से कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो जब भी ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो हम लोग जानते हैं बहुत फ्लूइड बाहर आ जाएगा टिश्यू में, एंड टिश्यू में जब भी एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इडिमा फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देख लिया। जब हम आपको बोलेंगे कि नेट फिल्ट्रेशन कितना होगा, नेट फिल्ट्रेशन ये जो हम लोग कैलकुलेट किया ये था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब मैंने आपको बोला कि नेट फिल्ट्रेशन अमाउंट कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताओ, नेट फिल्ट्रेशन वॉल्यूम। तब आप क्या करोगे, के एफ मल्टीप्लाइड बाई नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, सो बेसिकली जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपने कैलकुलेट किया इसके साथ एक के एफ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये के एफ कहाँ से आ गया, के एफ बेसिकली इट्स अ कांस्टेंट, राइट। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट कुछ कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बट ये कांस्टेंट का वैल्यू को आप जब भी नेट फिल्ट्रेशन फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना अमाउंट फिल्ट्रेशन कैपिलरी से होगा। ठीक है, सो ये जो स्टार्लिंग फोर्स अभी अभी हम लोग सीखा, सेम स्टार्लिंग फोर्स को हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी में अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस यही है कि बाहर कैपिलरी के बाहर ये बोमेंस कैप्सूल है, टिश्यू नहीं है, बस टिश्यू की जगह ये बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे है, बट बात तो सेम ही है ना, फोर्स तो फोर्स ही रहेगा। सो पीसी फ्लूइड को बाहर भेजने का कोशिश करेगा बोमेंस कैप्सूल में, एंड पीबी फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर डालने का कोशिश करेगा। पाई सी क्या करेगा, ये फ्लूइड को अपने डायरेक्शन में, मींस बोमेंस कैप्सूल से कैपिलरी में डायरेक्शन में लेने का कोशिश करेगा, एंड पाई बी जो होगा ये फ्लूइड को कैपिलरी से लेके बोमेंस कैप्सूल में डायरेक्शन में लेके आने का कोशिश करेगा। सो नेट फोर्स फॉर फिल्ट्रेशन, नेट फोर्स फॉर फिल्ट्रेशन और नेट प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन, एनपीएफ, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और नेट फोर्स फॉर, आई शुड राइट डाउन सिंगल नेम, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर विल बी इक्वल टू पी सी माइनस पी बी। ओके, जैसे हम लोग
प्रीवियस फॉर्मूला लिखा था सेम वही में हम लोग लिख देते, पाई बी खींचने का कोशिश कर रहे, पाई से इसको अपोज कर रहे, सेकेंड ब्रैकेट दे दिया। सो ये जो फॉर्मूला बेस्ड ऑन द स्टार्लिंग फोर्सेस। अब क्या करना होगा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्वेश्चन आया था कि NFV दैट इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नॉर्मली कितना है, नॉर्मली कितना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ये जितना सारा PC PB लिखा है इसका नॉर्मल वैल्यू आपको चाहिए। सो नॉर्मल वैल्यू डाल देते हैं। सो PC का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मीन्स ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी नॉर्मली होता है, ठीक है। एंड बोमेंस कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 18, राइट, प्लस पाई बी। सो ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, ऑन्कोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लाज्मा प्रोटीन बोमेंस कैप्सूल में बिल्कुल ही होते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, एल्बुमिन का थोड़ा बहुत हो जाता है, बट फिल्ट्रेशन होने के बाद भी मेगालिन एंड काबिलिन मीडिएटेड रिएप्टेक हो जाता है। सो बिल्कुल ही प्रोटीन बोमेंस कैप्सूल में होता ही नहीं है, नियर इक्वल टू जीरो। तो प्रोटीन जब भी नियर इक्वल टू जीरो के आसपास होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया। माइनस पाई सी, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी नॉर्मली 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है बोमेंस का, आई मीन ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके सामने नंबर कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो ये जो नंबर अभी मैंने लिखा ना, ये आपका MCQ, सो इसको ध्यान रखने का कोशिश करोगे। सो नेट फोर्स फॉर फिल्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ, ओके, नेट प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर व्हाटएवर दैट इज एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी कितना, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब क्या है, मैंने बोला था कि मान लो मैंने आपको बोला कि ग्लोमेरुलर लेवल पे फिल्ट्रेशन कितना होता है, फिल्ट्रेशन वॉल्यूम कितना होता है, ये कैलकुलेट करो। सो बेसिकली फिल्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज नथिंग बट द GFR। सो GFR मेरे को कैसे मिलेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई KF, सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला मेरे को बोल देगा कि कितना GFR होगा। आप मान के चलो आपको नॉर्मल GFR पता है। सो नॉर्मल GFR हमारा कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अभी अभी हम लोग डिस्कस किया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नॉर्मली कितना, 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके, इसको भी मैंने डाल दिया एंड केप को मैंने छोड़ दिया। ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू मेरे को पता करना है। सो इस फॉर्मूला से आसान से हम केप का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12.5 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बात समझ में आया। सो केएफ एक कांस्टेंट है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो केएफ होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 12.5 ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो केएफ है ये तो कांस्टेंट है, वो तो मेरे को पता लग गया, बट ये कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कि ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 कैपिलरी परमिएबिलिटी, ओके, कैपिलरी परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नंबर 2 सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली के जो कांस्टेंट है ये दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एक है कि जो कैपिलरी का परमिएबिलिटी कितना है एंड दूसरा है कि कैपिलरी का टोटल सरफेस एरिया कितना है। के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्यों, क्योंकि जब भी के चेंज होगा, ओके, किसी कारण में मान लो के चेंज हुई है तो आपका GFR भी चेंज होगा। बिकॉज ये फॉर्मूला को देखो ना, जब भी आपका के चेंज होगा तो आपका GFR भी चेंज होने वाला है। सो इसलिए ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जब भी आपका के इंक्रीज होगा, ठीक है, सो GFR इंक्रीज होगा, के डिक्रीज होगा तो GFR भी डिक्रीज होगा। सो मान लो कैपिलरी परमिएबिलिटी डिक्रीज हो गया, क्या होता है कि कुछ कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन ये कैपिलरी थिकन हो जाता है, कैपिलरी में बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है। और भी बहुत सारा डिजीज आप पैथोलॉजी में देखोगे जहाँ पे ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर इसके ऊपर ना बहुत सारा डिपोजिशन आ जाता है एंड उसके कारण ये थिक हो जाता है। सो जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम अराइज होगा तो ये कैपिलरी परमिएबिलिटी घट जाएगा। जब भी कैपिलरी परमिएबिलिटी घट जाएगा तो केप घट जाएगा, केप घटेगा तो हमारा GFR भी घट जाएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन बैरियर जब भी मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो GFR घट जाता है क्योंकि केप उसमें कम हो जाता है। और सरफेस एरिया ऑफ जो कैपिलरी जो होता है ना, सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरी, कभी कभी ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होता है कुछ कुछ कैपिलरी फाइब्रोसिस हो जाता है। लाइक एक डिजीज का नाम सुना होगा FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ कैपिलरी में स्क्लेरोसिस हो जाता है, ओके, फाइब्रोसिस होके वो डैमेज हो जाता है। तो जब भी कोई कैपिलरी डैमेज हो जाए
जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया जो कैपिलरी था वो कम हो जाएगा। सो जब भी टोटल सरफेस एरिया घटेगा तो केव घट जाएगा, केव घटेगा तो जीएफआर भी घट जाएगी। इसलिए हम लोग जानते हैं एफएसजीएस में भी हमारा जीएफआर कम हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल पैरामीटर है। सो अभी आपके सामने आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ जीएफआर मीन्स केव एक डिटर्मिनेंट है, प्लस ये नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन और नेट प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसका जो पैरामीटर था पीसी, पीबी, पाई बी, पाई सी, ये चारों फैक्टर जीएफआर का डिटर्मिनेंट है। कोई भी एक फैक्टर चेंज होगा तो जीएफआर क्या होगा, आसान से आप ये फॉर्मूला को देखोगे, फॉर्मूला को देख कर आपको पता लग जाएगा। कैसे? जैसे मैंने बोल रहा हूँ, सपोज ये जो पीबी, ओके, पीबी क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। तो ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है ये अल्टीमेटली क्या होता है, नेफ्रॉन में जाता है, एंड ये नेफ्रॉन अल्टीमेटली आपका यूरिनरी ब्लडर में जाएगा। सो मान लो किसी जगह में ये नेफ्रॉन में ब्लॉकेज हो गया, यूरिनरी ब्लडर में ब्लॉकेज हो गया, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे था ये फ्लूइड पास नहीं हो पाएगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो देखो ये आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन फ्लो विल डिक्रीजेस द जीएफआर ग्रेजुअली। समझ में आ गया? सो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है, अब आपको सीखना होगा कि हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर जीएफआर इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये कहाँ पे होता है, कौन सी जगह पे होता है? ये जहाँ पे कैपिलरी का शुरुआत होता है इस जगह पे, कि कैपिलरी ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जहाँ पे एंडिंग हो रहा है इस जगह पे, मीन्स आफरेंट आर्टेरियल एंड में और इफरेंट आर्टेरियल का बिगिनिंग पोर्शन में, कौन सी जगह पे मैक्सिमम जो फिल्ट्रेशन फोर्स हम लोग 10 बोल रहे हैं ये। और नहीं तो मान लो मैंने आपको बोला कि जब फिल्ट्रेशन हो रहा है मैक्सिमम फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, शुरुआत में होगा कि एंडिंग में होगा कि मिडिल पोर्शन में होगा। ओके, सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखो कि फिल्ट्रेशन फोर्स जो हम लोग बोला नेट फिल्ट्रेशन फोर्स इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये हम लोग एवरेज फिल्ट्रेशन फोर्स का बात किया है, बट थ्रू आउट द कैपिलरी ये फिल्ट्रेशन फोर्स 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करो, सो नॉर्मली रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है 700 ml। ओके, सो मान लो ये 700 ml ऑफ रीनल प्लाज्मा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आ रहा है ना, ओके, 700 ml ऑफ प्लाज्मा जो यहाँ पे आ रहा है, ये 700 ml प्लाज्मा में मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 100 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये 700 ml ऑफ प्लाज्मा धीरे धीरे कैपिलरी के थ्रू जाएगा ईफर एंड एंड के डायरेक्शन में। जब ये जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा कि सम ऑफ द फ्लूइड यहाँ पे फिल्ट्रेट होकर आ जाएगा, कुछ कुछ फ्लूइड फिल्ट्रेट होकर आ जाएगा। जब भी फिल्ट्रेट होकर आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा इन द ईफर एंड एंड थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान के चलो 600 हो गया। बट प्रोटीन का नंबर क्या होगा, प्रोटीन का नंबर तो घटेगा नहीं ना, क्योंकि प्रोटीन का फिल्ट्रेशन बहुत ही कम होता है। सो ऑलमोस्ट प्रोटीन का नंबर सेम रह जाएगा। मीन्स पहले 700 ml में 100 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन था, अभी 600 ml में 100 मॉलिक्यूल प्रोटीन बैठा है। ठीक है, सो अब क्या होगा, मेरे को आसान से पता चल रहा है कि प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इफरेंट एंड में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जब भी प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पाई सी, ओके, ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोटीन का नंबर एंड प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब भी ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी फ्लूइड धीरे धीरे पास होकर अफरेंट से इफरेंट आर्टेरियल के डायरेक्शन में जाएगा तो आपका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था ना वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन फोर्स और मैक्सिमम फिल्ट्रेशन प्रेशर अफरेंट एंड आर्टेरियल पे ही होएगा, एंड जब ये धीरे धीरे इफरेंट एंड में जाएगा तो ये फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होते जाएगा। सो बॉटम लाइन ये हो गया कि एवरेज फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये मिडिल पार्ट में होता है। मैक्सिमम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहाँ पे होता है, अफरेंट एंड ऑफ आर्टेरियल में होता है। कैपिलरी का जहाँ पे बिगिनिंग हो रहा है ना, अफरेंट आर्टेरियल के बाद जहाँ पे कैपिलरी का बिगिनिंग हो रहा है वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रेशर धीरे धीरे घटते जाता है एंड इफरेंट एंड में जाके फिल्ट्रेशन प्रेशर 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है एंड बीच में ऑन एन एवरेज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सो जब आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कुछ भी नहीं बोला है तो मैं एवरेज मारूंगा। बट जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैक्सिमम फिल्ट्रेशन प्रेशर एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर दैट इज 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड ये कहाँ पे होगा, अफरेंट एंड ऑफ कैपिलरी, अफरेंट एंड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। समझ में आ गया? एंड इफरेंट एंड में मतलब जहाँ पे इफरेंट एंड एंड कैपिलरी का जंक्शन है उस जगह पे फिल्ट्रेशन फोर्स कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाएगा।
समझ में आ गया। सो ये आपका हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ द जीएफआर, उसके साथ साथ आपने स्टार्लिंग फोर्स सीख लिया एंड क्या क्या फैक्टर ये स्टार्लिंग फोर्स को डिटरमाइन करते हैं वो भी आपने देख लिया। अभी आपको ध्यान लगाना होगा कि रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर। अब रेगुलेशन ऑफ द जीएफआर क्या होता है? सो हम लोग देखा कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक फोर्स, ये सब मिलके हमारा जीएफआर को डिटरमाइन कर रहे हैं। बट मान लो कि बॉडी में कोई इमरजेंसी सिनेरियो आया, सपोज बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर घट गया तो किडनी में जीएफआर कम हो जाएगा कि नहीं होगा? किडनी में जीएफआर, प्लाज्मा फ्लो, ये सब कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो इसको बोला जाता है रेगुलेशन। सो जब भी कोई ब्लड प्रेशर का अल्टरनेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर का चेंज हो रहा है, ओके, नॉर्मली जब सब कुछ ठीक है तो जीएफआर डिटर्मिनेंट है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, वो सब जीएफआर को डिसाइड कर रहे हैं। बट मान लो कोई जब भी इमरजेंसी सिनेरियो बॉडी में आ गया, तब ये जीएफआर क्या होगा, जीएफआर को कैसे रेगुलेट करना होगा, वो होता है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। तो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में दो इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना होगा, एक होता है ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर एंड दूसरा होता है आफ्फरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस। सो आफ्फरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल को आप कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंड आफ्फरेंट एंड इफरेंट को डायलेट करोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ये जब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा आफ्फरेंट एंड इफरेंट का, तो प्लाज्मा फ्लो जीएफआर भी चेंज होते रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आफ्फरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल भी जीएफआर को रेगुलेट करा सकता है रेजिस्टेंस को चेंज करके। एंड पहला जो चीज है ये ऑटो रेगुलेशन। सो ये ऑटो रेगुलेशन क्या होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद आफ्फरेंट एंड इफरेंट वाले में आएंगे। सो जब भी हम आपको बोलेंगे कि ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या है, तो आपका ऑटो से, ऑटो तो मीनिंग होता है सेल्फ, मतलब सेल्फ रेगुलेशन मीन्स खुद को ही खुद रेगुलेट कर रहा है, ऐसे टाइप का कुछ होगा। बस जब भी एमसीक्यू आता है नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो मैंने आपको बोला कि ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी इज रिलेटेड टू कांस्टेंट ब्लड प्रेशर, कांस्टेंट ब्लड फ्लो, कांस्टेंट ब्लड वेलोसिटी। क्या आपका दिमाग में आ रहा है? सो ध्यान रखो कि ऑटो रेगुलेशन मीन्स कांस्टेंट ब्लड फ्लो इनसाइड एन ऑर्गन। ओके, समझ में नहीं आ रहा है? ये देखो, ग्राफ को देखो पहले। ओके, सो ये जो ग्राफ आपके सामने प्लॉट किया गया है ना, इसका एक्स एक्सिस इज द ब्लड प्रेशर। कौन सा टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर को हम प्लॉट कर रहे हैं? मीन ब्लड प्रेशर। ओके, मीन ब्लड प्रेशर ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मीन ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू परफ्यूजन के लिए। एक ऑर्गन के अंदर कितना ब्लड जा रहा है, कितना टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, वो ऑर्गन जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कौन सा ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है? मीन ब्लड प्रेशर के ऊपर। एंड इसका वाई एक्सिस में हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? रीनल प्लाज्मा फ्लो को प्लॉट करेंगे, आरपीएफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो ये जो एक ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये ग्राफ को पहले देखो। ओके, सो जो रेड कलर कर्व, ये रेड कलर कर्व में देखो, एक तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, और बीच में एक आपका प्लेटू मिल रहा है, एक फ्लैट पोर्शन मिल रहा है। तो जो प्लेटू पोर्शन मिल रहा है ना, इसको मैं बाउंड्री लगा देता हूँ, पहले बाउंड्री लगा देता हूँ। सो प्लेटू पोर्शन का बाउंड्री लगा दिया। सो ये बाउंड्री में नंबर दे रहा हूँ। सो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एक नंबर लिख दिया, और इसमें 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आप ग्राफ को देखो, ठीक है। सो ये ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर जब 0 से लेके धीरे धीरे बढ़ते जाता है, 200 और 200 से ज़्यादा बढ़ते जाता है धीरे धीरे, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो का क्या चेंज होगा, किडनी के अंदर प्लाज्मा फ्लो क्या चेंज होगा, ये ग्राफ में वही आपको दिखा रहा है। ठीक है, सो जब आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है 0 से लेकर 200 मिलीमीटर मर्क्यूरी के डायरेक्शन में, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या चेंज होगा। सो इनिशियली जब 0 से 80 इंक्रीज हो रहा था ब्लड प्रेशर, तो उसके साथ साथ ब्लड फ्लो किडनी में बढ़ रहा था। बट हम ये देख रहे हैं कि जब ब्लड प्रेशर 80 से लेके 180 तक इंक्रीज हुआ है, इस इंक्रीमेंट में ब्लड फ्लो का बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जब ब्लड प्रेशर फर्दर बढ़ गया, 180 से ज़्यादा हो गया, तब फिर से ब्लड फ्लो किडनी में इंक्रीज होना शुरू हो गया। बट जब ब्लड प्रेशर आपका 80 से लेके 180 मिलीमीटर रेंज में था, इस रेंज में किडनी के अंदर प्लाज्मा फ्लो, ब्लड फ्लो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट रह गया है। ये जो फिनोमेना, इस फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। सो ऑटो रेगुलेशन का मीनिंग क्या हो गया? ऑटो रेगुलेशन का मीनिंग ये हो गया कि आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, बट उसके साथ प्लाज्मा फ्लो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट प्लाज्मा फ्लो मेंटेन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन मीन्स इट इज द कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन एन ऑर्गन irrespective of your blood pressure, but blood pressure obviously within a particular
रेंज मीन्स जब ये 80 से लेकर 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस रेंज में किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। सो ये जो कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ ब्लड फ्लो इनसाइड एन ऑर्गन, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। तो किडनी में ही क्यों है? किडनी में सिर्फ नहीं, ब्रेन में भी है, हार्ट पे भी है। क्यों? क्योंकि ये सब वाइटल ऑर्गन है। हम लोग जानते हैं कि जब भी आपका पोस्चर भी चेंज होगा ना, मान लो हम अभी सिटिंग पोस्चर में हैं, अब मैंने स्टैंडिंग पोस्चर में जब भी जाऊंगा ना, मेरा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जब भी कम होगा तो ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, आंसर ना। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ जाएगा ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, नो। ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भैया, इसमें इतना आसान से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो वेसल रप्चर हो सकता है। सो इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ना, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब का आपको प्रोटेक्ट करना होता है। कौन सा मैकेनिज्म से? ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म से। मीन्स आपका बॉडी में ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बट ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन, ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, ब्लड फ्लो ऑफ किडनी बिल्कुल कांस्टेंट रह जाएगा विद इन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तब तो ये ऑटो रेगुलेशन और नहीं हो पाएगा। एक तो मेंटेन करोगे ना, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो कैसे ऑटो रेगुलेशन मेंटेन होगा। एंड ब्लड प्रेशर जब बहुत कम भी हो जाएगा तब भी किडनी फेलियर हो सकता है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जब भी ये ब्लड प्रेशर इस रेंज के बाहर जाएगा तब ऑटो रेगुलेशन और काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑटो रेगुलेशन एक पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर रेंज में ही आपका काम में आता है। ठीक है, सो ऑटो रेगुलेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। ओके, सो किडनी में, ब्रेन में एंड हार्ट में, ये तीनों ऑर्गन में ऑटो रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। बाकी ऑर्गन में भी होता है, जैसे मसल में भी ऑटो रेगुलेशन होता है, बट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ये जो तीनों वाइटल ऑर्गन है इसमें ऑटो रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। नाउ एवरी ऑर्गन का ऑटो रेगुलेशन का डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। किडनी में कौन सा मैकेनिज्म होता है जो ये ऑटो रेगुलेशन को रखता है, मेंटेन करता है? समझ में आ रहा है? सो ऑटो रेगुलेशन तो हो रहा है, अब समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ कैसे ऑटो रेगुलेशन होता है, क्या मैकेनिज्म है? सो ऑटो रेगुलेशन का 3 मैकेनिज्म आपको एकदम केयरफुली ध्यान रखना होगा। एक मैकेनिज्म मायोजेनिक मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, TGF मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं, एंड तीसरे मैकेनिज्म एंजियोटेंसिन 2, RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का मैकेनिज्म। ठीक है, सो तीनों मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना होगा। ये एम्स पीजी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नाउ पहले वाला जो मायोजेनिक मैकेनिज्म, इसका जो मीडिएटर, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मायोजेनिक मैकेनिज्म का मीडिएटर कौन है, आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयंस। ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म का जो मीडिएटर होता है वो है एडेनोसिन, एंड तीसरा का जो मीडिएटर होता है ऑब्वियसली एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, सो आप देखो ये तीनों मैकेनिज्म हम लोग को सीखना होगा। पहले मायोजेनिक मैकेनिज्म, उसके बाद ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। सो ये जो TGF मैकेनिज्म ना, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। जैसे JG apparatus जब पढ़ेंगे ना, ये TGF मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ये नेक्स्ट चैप्टर में। एंजियोटेंसिन 2 इस चैप्टर के एंडिंग में आपको बताएंगे एंजियोटेंसिन 2 कैसे GFR में काम करते हैं। पहला जो मैकेनिज्म है जो कैल्शियम मीडिएटेड होता है, ये क्या है पहले देख लेते हैं। सो मायोजेनिक, ये नाम जब भी आप सुनोगे आपका दिमाग में क्या आ रहा है? मायो, मसल्स, तो समथिंग रिलेटेड टू मसल्स। तो कौन सा मसल हो जाएगा? किडनी के अंदर स्मूथ मसल होगा। तो किडनी के अंदर ये मैकेनिज्म कहाँ पे हो रहा है? पहले ये सोचो, आफरेंट आर्टरियल लेवल पे होता है। ओके, कैसे होगा? एक सिनेरियो सोच लो। मान लो आपका ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ गया किसी कारण में, तो जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड किडनी में अंदर घुसने का कोशिश करेगा। किडनी में ज्यादा ब्लड घुसेगा तो आफरेंट आर्टरियल को स्ट्रेच कर देगा। सो जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसके साथ साथ क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज स्ट्रेच ऑन afferent arterioles, afferent arteriole। सो afferent arteriole में स्ट्रेच बढ़ जाएगा। ओके, अब afferent arteriole में स्ट्रेच होगा तो afferent arteriole डायलेट हो जाएगा। डायलेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किडनी में अंदर आने का कोशिश करेगा। बट ये तो ऑटो रेगुलेशन नहीं हो गया ना, क्योंकि ऑटो रेगुलेशन मैंने बोला था ये किडनी में ब्लड फ्लो को कांस्टेंट रखना है। सो अब कैसे किडनी इसको काम में, कैसे ब्लड फ्लो को कांस्टेंट रखेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सो मान लो ये हमारा आफरेंट आर्ट्रियोल है, तो आफरेंट आर्ट्रियोल नहीं तो इफरेंट आर्ट्रियोल, कोई भी आर्ट्रियोल्स देखोगे तो उसका ना जो ब्लड वेसल वॉल होगा उसमें बहुत सारा स्मूथ मसल होगा। बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम स्मूथ मसल इसका वॉल में होता है। मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बोला था कि जो आर्टेरियल्स होता है उसका वॉल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मूथ मसल सेल्स होता है। सो जब भी कोई पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये स्ट्रेच होगा आर्टेरियल का, अफरेंट आर्टेरियल का। तो अफरेंट आर्टेरियल का स्ट्रेच जब भी होगा उसके साथ साथ जो स्मूथ मसल्स अफरेंट आर्टेरियल वॉल पे है उसका भी स्ट्रेच हो जाएगा। सो दिस विल लीड्स टू इंक्रीज स्ट्रेच ऑन smooth muscles of afferent arteriole, smooth muscles
of afferent arterioles. ओके, इंक्रीज स्ट्रेच ऑन स्मूथ मसल ऑफ afferent arteriole. नाउ जब ये स्मूथ मसल में स्ट्रेच्ड होता है तो स्मूथ मसल मेम्ब्रेन पे एक चैनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल. स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल. सो ये चैनल खुल जाएगा एंड जब भी ये स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल खुल जाएगा इसके थ्रू कैल्शियम स्मूथ मसल सेल्स में आ जाएगा. सो जब भी afferent arteriole स्ट्रेच होगा उसके साथ साथ स्मूथ मसल भी स्ट्रेच होगा तो स्मूथ मसल में देयर विल बी opening of stretch sensitive कैल्शियम चैनल. सो जब भी ये स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम विल एंटर. कैल्शियम एंट्री इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्मूथ मसल. नाउ जब भी स्मूथ मसल को छोड़ो कोई भी मसल में जब भी कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा. सो कैल्शियम एंट्री इन द स्मूथ मसल मीन्स देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. एंड जब भी ये स्मूथ मसल जो ये आर्टेरियल वॉल पे है इसका जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके साथ साथ देयर विल बी डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द afferent arteriole मीन्स afferent arteriole का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा. सो दिस विल लीड्स टू constriction of afferent arteriole. सो जब भी afferent arteriole का constriction होगा तो अब क्या होगा. पहले ये जो स्ट्रेच होके afferent arteriole स्ट्रेच हो गया था, afferent arteriole डायलेट हो गया था जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो आने का कोशिश कर रहा था किडनी में. अब क्या होगा afferent arteriole कॉन्स्ट्रिक्ट होके ये ब्लड फ्लो को प्रिवेंट कर देगा. मीन्स जब भी आपका ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाता है तो afferent arteriole डायलेट हो जाता है बट डायलेट होने के इमीडिएट बाद ही ये धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है. जब भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा तो जो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने का कोशिश कर रहा था वो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा. सो ये हो गया आपका ऑटो रेगुलेशन. क्योंकि ऑटो रेगुलेशन का मीनिंग क्या था कि आपका ब्लड फ्लो को कांस्टेंट रखना है, नॉर्मल रखना है, मेंटेन करना है. तो ये afferent arteriole स्ट्रेच होने के बाद afferent arteriole कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया. क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया? क्योंकि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसीलिए ये मैकेनिज्म का नाम क्या हो गया मायोजेनिक मैकेनिज्म. एंड ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुई है, कौन सा मॉलिक्यूल इसके लिए काम किया है, कैल्शियम मॉलिक्यूल. सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मायोजेनिक मैकेनिज्म इसका मीडिएटर जो है वो है कैल्शियम. ओके, सो मायोजेनिक मैकेनिज्म कहाँ पे हो रहा है, afferent arteriole लेवल पे हो रहा है. ठीक है. अब ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ये हो गया हमारा ऑटो रेगुलेशन. अब ऑटो रेगुलेशन सीखने के बाद नेक्स्ट आ जाओ कि afferent एंड efferent arteriole इसका रेजिस्टेंस चेंज होने से जीएफआर कैसे चेंज होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कैसे चेंज होता है. ठीक है. सो हम लोग जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो क्यों दोनों को साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले हम लोग ऑटो रेगुलेशन का कर्व देखे इसमें हम लोग क्या देखे कि रीनल प्लाज्मा फ्लो जनरली ऑटो रेगुलेशन होता है. बट रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑटो रेगुलेशन होगा तो मीन्स किडनी में प्लाज्मा फ्लो कांस्टेंट है. तो प्लाज्मा फ्लो कांस्टेंट होगा तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी था वो भी तो कांस्टेंट रहेगा ना. एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो जीएफआर क्या होगा, जीएफआर भी कांस्टेंट रहेगा. तो इसीलिए सेम कर्व में हम दूसरा कर्व भी प्लॉट करते हैं, इसका हम लोग बोलते हैं जीएफआर कर्व. क्योंकि किडनी में रीनल प्लाज्मा फ्लो कांस्टेंट है इसीलिए किडनी का जीएफआर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कांस्टेंट रहेगा. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ऑटो रेगुलेशन होता है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड जीएफआर दोनों को ही कांस्टेंट रखता है. तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई चीज़ रीनल सिस्टम में देखेंगे ना, afferent arteriole efferent arteriole कॉन्स्ट्रिक्ट करो कि डायलेट करो तो रीनल प्लाज्मा फ्लो में क्या होगा ये भी देखेंगे एंड जीएफआर में क्या होगा ये भी देखेंगे. ठीक है. सो ये टेबल का हम लोग को धीरे धीरे कंप्लीट करना है. सो पहले आ जाओ afferent arteriole कॉन्स्ट्रिक्शन एंड afferent arteriole डायलेशन और रिलैक्सेशन. सो ये बहुत ही सिंपल है. ओके, सो सिंपल को अंडरस्टैंड करने के लिए देखो ये afferent एंड efferent arteriole. ओके, मान लो मैंने afferent arteriole को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया. ओके, afferent arteriole को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया. सो afferent arteriole का जो रेजिस्टेंस मान लो R1 ये बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ आर्टेरियल बढ़ जाएगा. तो जब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो प्लाज्मा फ्लो afferent arteriole के थ्रू हो रहा था वो कम हो जाएगा. तो उसके कारण पीसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था कम होएगा. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा. सो afferent arteriole कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स आरपीएफ भी कम हो जाएगा एंड जीएफआर भी कम हो जाएगा. एंड इसका ऑपोजिट होगा तो afferent arteriole को डायलेट करो तो इसका आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो भी बढ़ जाएगा एंड जीएफआर भी बढ़ जाएगा. बहुत ही सिंपल. नाउ आरपीएफ एंड जीएफआर ये दोनों को कभी कभी ना एक रेशियो में हम लोग पुट करते हैं. क्या चीज, जीएफआर अपॉन आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो. आरपीएफ
ये जो रेशियो इसका हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, एफएफ। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जैसे हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन देखे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कि आपका कैपिलरी में, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में कितना टोटल प्लाज्मा फ्लो हो रहा है, उसमें से कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, ये दोनों का रेशियो। ओके, जितना आया उसमें से कितना फिल्ट्रेट हो रहा है। सो जीएफआर अपॉन आरपीएफ इज द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये रेशियो। तो ये नॉर्मल वैल्यू ऑफ जीएफआर हम लोग कितना होता है 125, एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो नॉर्मली कितना होता है 625 टू 700। सो 125 अपॉन 625 एंड 125 अपॉन 700 ये करोगे तो इसका रेशियो का वैल्यू होगा 0.16 टू 0.2। मीन्स इसका परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 16 टू 20 परसेंटेज। 16 टू 20 परसेंटेज मीन्स जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है ये 16 टू 20 परसेंटेज। सो जब ये आफरेंट आर्टेरियल को मैंने कॉन्स्ट्रिक्ट किया, नहीं तो डायलेट किया, तो इसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का क्या चेंज होगा। सो देखो, आफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स आरपीएफ एंड जीएफआर दोनों ही घट गया। एंड कितना घट गया, जितना आपका जीएफआर घटेगा उतना ही प्रोपोर्शनली आपका आरपीएफ भी घटेगा। जीएफआर जितना चेंज होगा आरपीएफ भी उतना चेंज होगा। मीन्स दोनों सेम पैरेलली चेंज हो रहा है, इसीलिए ये जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये नॉर्मल रहेगा। ओके, सेम वे में जब आप आफरेंट आर्टेरियल को रिलैक्स कर दिया तो आरपीएफ भी बढ़ गया एंड जीएफआर भी बढ़ गया। जितना कितना बढ़ेगा, दोनों ही प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। मीन्स ये जो रेशियो है, रेशियो का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पैरेलली बढ़ेगा, इसलिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल रह जाएगा। समझ में आया? ओके, अब देखते हैं कि इफरेंट आर्टेरियल जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड इफरेंट आर्टेरियल जब डायलेशन होगा उसमें इफेक्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, सो आप देखो, ये आफरेंट आर्टेरियल, ये कैपिलरी एंड ये इफरेंट आर्टेरियल। अब मान लो मैंने इफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो इफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे, कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो मान लो ये R2 इंक्रीज होगा। ना ये इफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन ये माइल्ड भी हो सकता है और ये सीवियर भी हो सकता है। बोला जाता है कि माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स इफरेंट आर्टेरियल को आपने कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया, उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, लगभग ट्वाइस दैन दैट ऑफ द नॉर्मल, 2 टाइम्स दैन दैट ऑफ द नॉर्मल। तो इसको हम लोग बोलेंगे माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड इफरेंट आर्टेरियल को आपने इतना सीवियर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया कि जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ग्रेटर देन 3 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इसका हम लोग बोलेंगे सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टेरियल। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब इफरेंट आर्टेरियल माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड इफरेंट आर्टेरियल सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इसमें हम लोग को देखना होगा कि रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड जीएफआर क्या होता है। ओके, नाउ एक चीज ध्यान लगाओ, आफरेंट आर्टेरियल नहीं तो इफरेंट आर्टेरियल, कोई भी आर्टेरियल का जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा रीनल प्लाज्मा फ्लो ऑलवेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको देखना होगा कि जो होल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मान लो ये आपका हार्ट है, तो ये हार्ट क्या कर रहा है, पूरा बॉडी में ब्लड भेज रहा है आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू। सो ये धीरे धीरे ब्रांचिंग होगा, ब्रांच जाकर लीवर में सप्लाई देगा, स्प्लीन में सप्लाई देगा और अल्टीमेटली ये किडनी में भी सप्लाई देगा। सो मान लो ये किडनी है, किडनी में भी ब्लड सप्लाई दे रहा है हार्ट। ओके, आर्च ऑफ एओर्टा का धीरे धीरे ब्रांचिंग आ रहा है ना। अब किडनी के अंदर क्या हम लोग देखा कि हम लोग देखे कि आफरेंट आर्टेरियल होता है एंड इफरेंट आर्टेरियल होता है, एंड देन ये फिर से निकल जाता है किडनी से। सो ये आफरेंट आर्टेरियल, इसका रेजिस्टेंस को मान लो R1 मैंने दिया एंड इफरेंट का रेजिस्टेंस को मैंने R2 दिया। ये जो R1 एंड R2 ये जो रेजिस्टेंस जो किडनी के अंदर बैठा है, ये दोनों रेजिस्टेंस एक के साथ और एक कनेक्टेड है। यानी ये कौन सा टाइप ऑफ कनेक्शन, इसका हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। फिजिक्स में जानते हैं सीरीज कनेक्शन। सो ये सीरीज कनेक्शन में कोई भी एक कनेक्शन का रेजिस्टेंस जब बढ़ा दोगे, मान लो आपने R1 का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, R1 का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, और नहीं तो R1 को छोड़ के R2 का रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, कोई भी एक रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आपका किडनी का जो टोटल रेजिस्टेंस है ना, दैट इज इक्वल टू द R1 प्लस R2। सो R1 को भी इंक्रीज करो, नहीं तो R2 को इंक्रीज करो, किसी को भी इंक्रीज करो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ किडनी बढ़ जाएगा ना। जब भी किडनी का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है ना, हार्ट क्या कर रहा है, सेम अमाउंट फोर्स में ब्लड पंप करते जा रहा है। अब करते करते बीच में देखा कि भैया ये जो किडनी है ना, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो वहाँ पे क्यों जाना है। जब आपका रोड में कोई जैम रहता है तो वो रोड को आप अवॉइड करते हो। सो इस कंडीशन में हार्ट भी वही करेगा कि भैया ब्लड किडनी के अंदर जाने का कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को दूसरे ऑर्गन में भेज दो, लीवर में भेज दो, स्प्लीन में भेज दो,
तो आसान से चले जाएगा उस सब ऑर्गन में। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आफरेंट आर्ट्रियोल नहीं तो इफरेंट आर्ट्रियोल, कोई भी आर्ट्रियोल को जब भी आप कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। सो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। सो जब भी हम कॉन्स्ट्रिक्शन करें इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, एंड डायलेट करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसलिए ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। सो देखो बॉटम लाइन ये आ गया कि आफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों में से किसी को भी एक कॉन्स्ट्रिक्ट करो, आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो घट गया। एंड आफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल किसी को भी डायलेट करो तो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ गया। बट जीएफआर में इफेक्ट क्या होगा, ये आपका डिपेंड करेगा कि आफरेंट आर्ट्रियोल को और इफरेंट आर्ट्रियोल को आपने कितना कॉन्स्ट्रिक्ट किया। इफरेंट आर्ट्रियोल को इफ यू कॉन्स्ट्रिक्ट माइल्ड तो आपका जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, एंड इफ यू कॉन्स्ट्रिक्ट द इफरेंट आर्ट्रियोल सीवियर तो आपका जीएफआर घट जाएगा। क्यों, आप देखो। सो जब भी आप इफरेंट आर्ट्रियोल को माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे, इस केस में रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होगा, घट जाएगा। कितना घट जाएगा, थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा, माइल्ड राइट। सो नॉर्मली कितना होता है प्लाज्मा फ्लो किडनी में, 700, एक मिनट में 700 प्लाज्मा फ्लो होता है। इस केस में मान लो प्लाज्मा फ्लो कम होने के बाद 500 ml आ रहा है, बट जो 500 ml प्लाज्मा इस टाइम में फ्लो होके यहाँ पे आया है, ये 500 ml प्लाज्मा आसान से किडनी से बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल को आपने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। सो नॉर्मली 700 ml प्लाज्मा आसान से इस जगह पे आ रहा था, एंड ये आसान से बाहर भी जा रहा था। बट अभी क्या होगा, ये सब 1 मिनट के अंदर ही हो रहा था। अभी क्या होगा, 500 ml आ तो गया, बट ये 1 मिनट के अंदर बाहर जाना चाहिए था, बट ये बाहर जा नहीं पा रहा है क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल का आपने नॉर्मल जितना का डायमीटर था उससे कम कर दिया। अब क्या होगा, तो ये 500 ml जो आया था वो वहाँ पे बैठ जाएगा। ओके, तो ब्लड फ्लो तो कंटिन्यू हो रहा है ना, तो ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो रहा है मींस दूसरा अमाउंट ऑफ ब्लड भी आ जाएगा। सो दूसरा वॉल्यूम जो ब्लड वो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा। सो और 500 ml यहाँ पे आ गया। सो पहले से ही 500 ml पे बैठा था, अब फिर से 500 ml आ गया, दोनों मिलके यहाँ पे अभी बैठा है। अब तीसरा मिनट पे जब थर्ड 500 ml यहाँ पे आएगा, तब जो पहला 500 ml ब्लड यहाँ पे था ना, वो धीरे धीरे भाग जाएगा, क्योंकि इतना तो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा ना। सो क्या हो रहा है, पहले एक स्टेडी स्टेट कंडीशन था जहाँ पे 700 आ रहा था, भाग रहा था, आ रहा था, भाग रहा था। अब क्या हुआ है, 500 आया, भाग नहीं पा रहा है, बैठ गया। फिर से दूसरा 500 आया, दोनों मिलकर भी पार्टी कर रहे हैं। तीसरा जब भी आया ना, पहले वाला जो था उसको धक्का मार के निकाल दिया। सो मैंने मीन्स अभी एक नया स्टेडी स्टेट कंडीशन बन गया जहाँ पे 500 पहले का एंड 500 दूसरा, ये दोनों मिलके इकट्ठा के बैठ गया। तो दोनों मिलके इकट्ठा के बैठ गया मीन्स वॉल्यूम 500 प्लस 500 1000 हो गया। सो 1000 जो नॉर्मल वॉल्यूम नॉर्मली आता है वो कितना आता है, 700। सो 1000 से ज़्यादा ना, तो ज़्यादा वॉल्यूम जब भी आएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी जब भी बढ़ जाएगा तो जीएफआर क्या होगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्ट करो तो जीएफआर बढ़ जाता है। ठीक है, अब बोलोगे तो सीवियर में क्या होगा सर, सीवियर में तो ऐसे ही होगा ना, तो बढ़ जाना चाहिए बढ़ना। सो सीवियर कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो सीवियर रिडक्शन ऑफ द प्लाज्मा फ्लो होगा। तो नॉर्मली जो 700 आता है, इस केस में मान के चलो कि 200। सो ये जितना सारा नंबर मैंने लिखा था, इस नंबर को मैंने चेंज कर देता हूँ। सो पहले 500 देके हम लोग अंडरस्टैंड किया था, अभी सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन किया। सो पहले 200 आया, ओके, पहला मिनट पे वो वहाँ पे आके बैठ गया। सेकेंड मिनट पे और भी 200 आ गया, वो वहाँ पे आके बैठ गया, दोनों मिलकर पार्टी कर रहे हैं। अब तीसरा 200 जब भी आएगा तो पहला जो 200 आया था ना, वो धीरे धीरे भाग जाएगा। मीन्स इस केस में भी सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन में भी एक स्टेडी स्टेट कंडीशन बनेगा, बट उसमें 200 प्लस अनदर 200, ये दोनों मिलकर पार्टी करेगा। सो 200 प्लस 200 मीन्स 400 हो गया। तो 400 सो नॉर्मल 700 से कम ही ना, तो कम होगा तो पीसी क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी घट जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी घट जाएगा तो जीएफआर क्या होगा, वो भी घट जाएगा। बात समझ में आ गया। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन करो इफरेंट आर्ट्रियोल का तो जीएफआर बढ़ जाएगा। बट आप धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो जीएफआर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। सो ये टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। सो increase in GFR will be seen in case of mild constriction, but decrease in GFR is seen when there is severe constriction. एंड जब इफरेंट आर्ट्रियोल को आपने डायलेट कर दोगे, ओके, सो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड यहाँ पे आता है, ब्लड थोड़ी देर के लिए कैपिलरी में बैठता है, उसके बाद ये धीरे धीरे भागते रहता है। थोड़ी देर के लिए क्यों बैठता है, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर आफरेंट से थोड़ा सा कम होती है। बट जब भी हम इफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट कर देंगे तो जो ब्लड आया था ना, जो ब्लड आएगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बट ये जो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है वो आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आसान से ईजिली इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर भी निकल जाएगा।
तो इसीलिए कैपिलरी में ज़्यादा ब्लड बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब इफरेंट आर्ट्रियोल को आप रिलैक्स करोगे तो प्लाज्मा फ्लो तो बढ़ जाएगा, बट ये प्लाज्मा फ्लो कैपिलरी में बिल्कुल ही वेट नहीं करेगा, बैठेगा ही नहीं, आसान से इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू भाग जाएगा। तो इसीलिए आपका जीएफआर इस केस में क्या हो जाएगा, जीएफआर इस केस में घट जाएगा। सो अभी आपका टेबल कंप्लीट हो गया। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि आफरेंट एंड इफरेंट। आफरेंट तो आसान है बट इफरेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट डिफिकल्ट क्या है कि इफरेंट में जीएफआर पहले बढ़ता है जब कंस्ट्रिक्शन थोड़ी सी होती है, बट कॉन्स्ट्रिक्शन जब ज़्यादा कर दोगे तो जीएफआर भी घट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो हम लोग डिस्कस किया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। सो ये ग्राफ में पहले आपको एक्स एक्सिस को देखनी होती है। सो यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस आफरेंट आर्ट्रियल रेजिस्टेंस, 0 मीन्स नो रेजिस्टेंस, 1 मीन्स ये नॉर्मल रेजिस्टेंस, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस, एंड ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, एंड मैंने बोला था जब 3 टाइम्स बढ़ जाता है तो ये सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एंड 4 टाइम्स उससे भी ज़्यादा। ठीक है, आफरेंट में जब कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे तो उसका जीएफआर भी धीरे धीरे कम होएगा एंड रेनल प्लाज्मा फ्लो भी धीरे धीरे कम होएगा। मीन्स जितना आफरेंट को आप कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाओगे प्लाज्मा फ्लो जीएफआर दोनों ही धीरे धीरे कम होते जाएगा, प्रोपोर्शनली कम होते जाएगा। ठीक है, बट इफरेंट आर्टेरियल में दूसरा वाला कर्व को देखो। इफरेंट आर्टेरियल को जब माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे, सो 1 to 2 नॉर्मल रेजिस्टेंस, माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन, तब तो ठीक है, ओके। बट जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन करोगे तो जीएफआर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही ये कर्व में दिख रहा है। सो ये रेड कलर का कर्व ये जीएफआर का कर्व है। सो इनिशियली क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, इनिशियली जीएफआर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट जब कॉन्स्ट्रिक्शन सीवियर हो जाएगा तो जीएफआर धीरे 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 कम हो जाएगा। एंड जितना इफरेंट आर्टेरियल को आप कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाओ रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सो दोनों केस में आफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा प्लाज्मा फ्लो उतनी कम होते जाएगा, क्योंकि मैंने देखा था कि आप दोनों R1 एंड R2 सीरीज में होता है। ठीक है, बट जीएफआर क्या होगा, इफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्ट करो तो माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, बट बाद में जीएफआर घट जाएगा। समझ में आएगा। सो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। अब रेगुलेशन ऑफ जीएफआर देखने के बाद लास्ट में मैंने आपको बोला था कि कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे जो वेसोडायलेटर एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर जीएफआर को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ओके, एंजियोटेंसिन 2, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एंडोथेलिन। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से जो एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन होता है ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। सो ये एंजियोटेंसिन 2, सिंपैथिक, एंडोथेलिन तीनों सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड किसको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, आफरेंट एंड इफरेंट दोनों को ही कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ओके, ये गलतफहमी पे मत रहो कि सिर्फ आफरेंट को करते हैं इफरेंट को ज्यादा करते हैं, नहीं, दोनों ही। बुक में ये लिखा है कि ऑल थ्री सब्सटेंसेस आफरेंट इफरेंट दोनों को ही कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। एंड सिंपैथिक सिस्टम में ये लिखा है कि सिंपैथिक आफरेंट को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं रादर देन इफरेंट। ठीक है, ओके। एंड एंजियोटेंसिन क्या होगा वो बाद में आपको बताते हैं, बट अभी के लिए ये तीनों ध्यान रखो कि तीनों सब्सटेंस आफरेंट इफरेंट तीनों को ही कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इसके कारण जीएफआर भी घट जाता है, आरपीएफ भी घट जाता है। तो देखो तीनों में ही सेम है। ठीक है, अब आ जाओ प्रोस्टाग्लैंडिन। सो इट्स अ वेसोडायलेटर, किडनी में ये वेसोडायलेटर। सो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, नॉर्मली जब बॉडी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन में किडनी में जीएफआर में ज़्यादा रोल नहीं है। बट जब पैथोलॉजिकल सिनेरियो ऑरिजिन होता है, लाइक मान लो कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड लॉस होने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम था बहुत कम हो गया, तो एंजियोटेंसिन 2 लेवल बढ़ गया, सिंपैथिक सिस्टम डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो इस केस में जब पैथोलॉजिकल सिनेरियो आ गया तब ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपका किडनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस केस में प्रोस्टाग्लैंडिन आपका रेनल प्लाज्मा फ्लो को इंक्रीज करने का कोशिश करता है। हालांकि जीएफआर उतना इंक्रीज नहीं होता है, ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस जीएफआर डज नॉट चेंज। तो इसीलिए लिखा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट किडनी में क्या होता है कि जीएफआर को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, बट रिनल प्लाज्मा फ्लो को इंक्रीज करा देते हैं। कौन सा कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स जब सीवियर, ओके, सीवियर ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, ओके, डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिंपैथिक सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा एंड एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाएगा। तो इस केस में प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम करता है, हम लोग बोलते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन counteracts the effect of angiotensin 2 and सिंपैथिक सिस्टम। सो सिंपैथिक सिस्टम एंड एंजियोटेंसिन 2 क्या करते हैं, अभी हमें लोग देखा ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। सो जब आपका ब्लड लॉस हो गया, सीवियर ब्लड लॉस हो गया, सीवियर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस हो गया, तो बॉडी में सिंपैथिक सिस्टम एक्टिव होकर एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव होकर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इस इफेक्ट को, कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट को
नलीफाई करने का कोशिश करता है, उसको अपोज करने का कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन इम्प्रूव्स द रीनल प्लाज्मा फ्लो इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस कंडीशन में, जब एक्यूट कंडीशन में आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उस कंडीशन में एनसेड्स ड्रग्स जो होता है वो नहीं देना चाहिए। एनसेड्स क्यों? क्योंकि एनसेड्स दोगे तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा एंड जो रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज हो रहा था ये नहीं होगा, तो डिक्रीमेंटल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाओ नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका जीएफआर को भी इंक्रीज करता है एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो को भी इंक्रीज करता है। एंड मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज सेम टू सेम लाइक दैट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, कि इट्स आल्सो काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। उसके बाद आ जाओ ब्रेडिकाइनिन। तो जो ब्रेडिकाइनिन है ना भाई, ये ब्रेडिकाइनिन क्या करता है? ये भी वेसोडायलेटर है, तो जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। बट इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या करता है? इट कॉजेस stimulates production of, it stimulate the production of ओके योर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सो अभी हमें मतलब देखा ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाइट्रिक ऑक्साइड ये वेसोडायलेटर है एंड ब्रेडिकाइनिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोडक्शन होने में हेल्प करता है। सो बेसिकली इसके कारण ये वेसोडायलेटर बन गया। उसके बाद आ जाओ ये जो नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसमें दो चीज लिखा है, एएनपी एंड बीएनपी। नाम सुना होगा, एएनपी हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखा है कि एट्रियम का जब स्ट्रेच हो जाता है तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। सो ये कहाँ से सिक्रिएट होता है? एट्रियम मसल से सिक्रिएट होता है, एट्रियम मसल से। एंड बीएनपी इसका नाम होता है ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, क्योंकि ब्रेन में पहले डिस्कवर हुई थी, बट इसका जो मेन सोर्स होता है ना वेंट्रिकुलर मसल, सो वेंट्रिकुलर मसल से ये मेनली सिक्रिएट होता है। बट व्हाटएवर, ये दोनों जो नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड है ये भी आपका वेसोडायलेटर है एंड ये जीएफआर को इंक्रीज करता है, बट रीनल प्लाज्मा फ्लो को ज्यादा चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये जो एएनपी एंड बीएनपी ये आफारिन को डायलेट करते हैं, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ जाएगा, बट उसके साथ साथ ईफारिन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो इसलिए डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन का बैलेंस होके प्लाज्मा फ्लो उतनी चेंज नहीं होता है, बट आप आफारिन को तो डायलेट कर दिया ना, ईफारिन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, तो जीएफआर क्या हो जाएगा? जीएफआर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें जीएफआर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट रेजिस्टेंस उतना चेंज नहीं होता है, तो इसलिए प्लाज्मा फ्लो उतना चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? सो ये हो गया इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ऑन जीएफआर एंड आरपीएफ। अब क्या होगा? अब हम लोग देखेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 जो है इसका किडनी में जीएफआर में क्या इफेक्ट है। सो देखो तीन चीज लिखा है, गुडमैन एंड गिलमैन टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी, उसी से मैं लिया हूँ। सो एंजियोटेंसिन 2 हम लोग जानते हैं पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, तो किसको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है? आफरेंट ईफरेंट दोनों को ही कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है आफरेंट आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, उसके कारण जीएफआर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके साथ साथ मेसेंजियल सेल्स जो होता है उसका भी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो उसके कारण जीएफआर घट जाता है। एंड ईफरेंट आर्टेरियल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जीएफआर इंक्रीज होने का कोशिश करता है। सो देखो आफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो जीएफआर कम होने का कोशिश कर रहे हैं, मेसेंजियल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जीएफआर कम होने का कोशिश कर रहे हैं, ईफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो जीएफआर बढ़ने का कोशिश कर रहा है। मीन्स ये दो चीज में जीएफआर को कम करने का कोशिश कर रहा है, एक चीज में जीएफआर को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेट रिजल्ट हो जाएगा कि एंजियोटेंसिन 2 नॉर्मली जीएफआर को थोड़ा सा कम करता है, स्लाइटली जीएफआर को डिक्रीज कर देता है। कौन सा कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन है, जब मेरा बॉडी में कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो एंजियोटेंसिन आप दे दोगे तो जीएफआर थोड़ा सा घट जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में पर्टिकुलरली ये जो रेनल आर्टरी स्टेनोसिस और रेनल आर्टरी हाइपोटेंशन कंडीशन है, इस कंडीशन में जब किडनी के अंदर हाइपोटेंशन है बिकॉज ऑफ रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, इस कंडीशन में एंजियोटेंसिन 2 बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 हैज मोर इफेक्ट ऑन इफरेंट आर्टेरियल, मीन्स इस कंडीशन में इफरेंट आर्टेरियल को ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं rather than afferent arteriole. Now जब भी आप efferent को ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो जीएफआर आपका क्या हो जाएगा? जीएफआर आपका बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब पैथोलॉजिकल कंडीशन किडनी में है लाइक रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें एंजियोटेंसिन 2 आपको बेनिफिट दे रहा है क्योंकि ये जीएफआर को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है। तो इस केस में आप एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन को कम कर दोगे, मीन्स एसीई इनहिबिटर आपने दे दिया तो एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आपका जीएफआर क्या हो जाएगा? जो एंजियोटेंसिन 2 इसको इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा था वो जीएफआर घट जाएगा एंड घटने के बाद आपका रीनल फेलियर हो सकता है। तो इसीलिए गुडमैन गिलमैन में बहुत अच्छे से लिखा है कि ब्लॉकेज ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मे कॉजेज एक्यूट रेनल फेलियर इन पेशेंट ऑफ बाइलेटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस और पेशेंट विथ यूनिलेटरल स्टेनोसिस विथ ए सिंगल किडनी। समझ में आ गया? सो जब बाइलेटरल स्टेनोसिस होकर बैठा है, आपका एंजियोटेंसिन 2 जीएफआर को मेंटेन कर रहा है, इस एंजियोटेंसिन 2 को बंद कर दोगे
तो किडनी शट डाउन हो जाएगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। समझ में आया? सो ये हो गया आपका GFR एंड इट्स रेगुलेशन। आप क्या करेंगे, MCQ देख लेंगे। सो पहले MCQ आपके सामने आ गया, कैलकुलेट द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, नेट प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या लिखे थे, हम लोग लिखे थे PC माइनस PB, ओके, प्लस पाई बी माइनस पाई सी। सो यहाँ पे C के जगह GC देके रखा है, GC फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, एंड BC फॉर बोमेंस कैप्सूल। ओके, सो ये BC फॉर बोमेंस कैप्सूल। सो ये नॉर्मल वैल्यू डाल दो। PC दिया रखा है 42 माइनस PB देके रखा है 16 प्लस ये पाई बी तो 0 माइनस पाई सी दैट इज द पाई GC 12। सो बेसिकली 42 माइनस 28, सो 14, राइट। सो 14 मिलीमीटर मर्क्यूरी। सो ये हो गया हमारा आंसर 14 मिलीमीटर मर्क्यूरी। समझ में आया? स्टार्लिंग फोर्स से कैलकुलेट कर लिया। टिब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक इज फॉर, ओके। सो TGF मैकेनिज्म, मैंने आपको बोला था TGF मैकेनिज्म किसके कारण होता है? कंट्रोलिंग प्लाज्मा वॉल्यूम ना, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमिक ब्लड प्रेशर ना, कंट्रोलिंग GFR यस। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। सो ये हमारा आंसर हो गया। कंट्रोलिंग सोडियम, ये भी हमारा आंसर नहीं है। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन GFR ऑटो रेगुलेशन? मैंने आपको बोला था GFR ऑटो रेगुलेशन का 3 मैकेनिज्म होता है, मायोजेनिक, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ओके, एंजियोटेंसिन 2 मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन। बट ये जो लास्ट वाला देखे रखा है, सिंपैथेटिक सप्लाई टू द किडनी, दिस इज नॉट फॉर द ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट GFR एंड इट्स रेगुलेशन। थैंक यू।